ऐसा एक्ट करेंगे कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है हमने। बच्चों ये पहली स्लाइड, जो रिकॉर्डिंग में जरा दिखेगा उसको पोपट हो जाएगा कि अरे ये क्या, आज 10 मिनट कम पढ़ाया, हम क्लास में नहीं गए और सर ने आज बड़ी छोटी क्लास ली। और पहले वाली जो स्लाइड है वो सवाल तो बताए नहीं। तो यही पहला सवाल कर रहे हैं, ये एडवांस का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा हृदय मजबूत रखना है ना। ऐसा लगे कि बेहोशी आ रही है तो आंखें बंद मत करना, लंबी लंबी सांसें लेना। लेकिन कितना बेकार सवाल है, मतलब मैं आपका सामने से थोड़ा डर हटाने के लिए सवाल लाया हूं कि ये क्वेश्चन जब देखा होगा लोगों ने या देखा था, जो हमारे तो स्टूडेंट हर साल मिलते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि एक तो पैसेज वाला सवाल होता है ना, उसमें एक ऊपर पैराग्राफ होता है और 3-4 सवाल नीचे होते हैं, तो पूरे 2-3 पेज में तो क्वेश्चन चल रहा होता है, या वो कंप्यूटर बेस्ड भी होगा तो 3 बार 4 बार स्लाइड करके आगे जाएगा पन्ना, तब जाके पूरा सवाल ही होगा। तो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ रहा है, पैसेज पीछे से पढ़ना पड़ता है, तो मामला बहुत डरावना हो जाता है कई बार लोगों के लिए, हैंडल करना मुश्किल। लेकिन सवाल अगर ध्यान से देखेंगे तो लगेगा अरे इतना फालतू सवाल आता है, तो फिर तो यार होना चाहिए सिलेक्शन। देखो लिखा है, न्यूक्लियर चार्ज Ze is uniformly distributed, non uniformly distributed within the nucleus of radius r। न्यूक्लियस आप समझते हैं, उसमें Ze चार्ज है, इसका मतलब भी समझते हैं, ये प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज अंदर होता है वो वही है, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका मतलब इसमें एटॉमिक नंबर Z है। अरे आपने पढ़ा है यार, वो बोर्स मॉडल ये सब पढ़ा हुआ ना, ठीक है। तो Ze टोटल चार्ज है, यानी Z प्रोटॉन के बराबर का चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। खेल यही होता है ना, टोटल चार्ज 0 होता है। लिखा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर की कहानी केवल बोल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कैसा चार्ज दिखता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां होता है, न्यूक्लियस के ऊपर ऑर्बिट में घूम रहा होता है क्या, कहां होता है, अंदर भरा रहता है ना। तो न्यूक्लियस एक स्फीयर की तरह है जिसके अंदर चार्ज भरा हुआ है। अब वो न्यूक्लियस तो हमने देखा नहीं है कैसा होता है, हमको तो ये पता है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, अंदर चार्ज कैसा भरा है वो देखा हुआ क्या, न्यूक्लियस ही नहीं देखा तो चार्ज कहां देखेंगे। तो उसका ये डेंसिटी का ग्राफ दिया है, बोल रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज भरा होता है उसकी डेंसिटी का ग्राफ ऐसा मान लो होता है, पता किसी को नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये ग्राफ कैसा दिखा हुआ है, थोड़ी देर तक तो डेंसिटी कांस्टेंट चल रही, थोड़ी देर तक मतलब थोड़े डिस्टेंस तक, फिर उसके बाद डेंसिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये एक स्फीयर है, न्यूक्लियस एक आर रेडियस का स्फीयर है जिसमें थोड़ा ए डिस्टेंस तक तो यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर लग रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट कांस्टेंट दिख रहा है, और उसके बाद डिक्रीजिंग डेंसिटी का स्फीयर दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम है यहां, तो ये क्लियर हो गया ना हमारे को। अच्छा तीसरा लाइन पढ़ लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है सेकेंड लाइन, द चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एज शोन इन द फिगर। समझ गए, रेडियस के हिसाब से चेंज हो रहा है, ऐसे नहीं कि यहां एक प्रोटॉन है तो यहां ज्यादा हो गया, यहां एक प्रोटॉन है तो जहां ज्यादा हो गया बीच में खाली हो गया, ऐसा नहीं है, रेडियस वाइज ही चेंज हो रहा है, ऐसा मान लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन रेडियल डायरेक्शन, ये सब स्फीयर के हिसाब से बना रहे हैं। अब देखो लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसका क्या मतलब है, कहां पे फील्ड निकाल रही है, ये न्यूक्लियस है, यहां सरफेस पे फील्ड निकाल रहे हैं। सरफेस पे फील्ड निकालना होगा तो गॉसियन सरफेस कहां बनाओगे, सरफेस पे बनाओगे, तो क्या आंसर आएगा फील्ड का, बता सकता कोई, ये कंडक्टर नहीं है, सिग्मा इग्मा नहीं बोलना है, हाँ हाँ बोलो भाई, देखो आंसर हो गया, फील्ड का आंसर देखिए, ये कैसे पता लगाया इन्होंने, बोल रहे सरफेस पे पहुंच गए, स्फीयर गॉसियन बना दिया, तो इनक्लोज्ड कितना चार्ज हो गया, जेडी हो गया। जब पूरा ही चार्ज इनक्लोज्ड हो गया तो हमको क्या कुछ तोड़ना पड़ रहा है कि भाई जेडी तो इतना चार्ज था, हमको तो इतना सा निकालना। अभी जब पूरे ही स्फीयर में बना लिया गॉसियन सरफेस तो सारा ही इनक्लोज हो गया ना, समझ गए क्या, तो सारा ही इनक्लोज हो गया। तो ये जो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का आया, इस आंसर में कहीं ए दिख रहा है, ए, यानी डेंसिटी अगर कांस्टेंट ही होती है थ्रू आउट तो भी कोई फर्क नहीं, अगर बीच में ऐसे लहरा लहरा के भी बदल रही तो भी कोई फर्क नहीं, टोटल चार्ज जो है वो फिक्स है ना। तो अगर इसके बाहर कहीं पे फील्ड पूछे तो ए पे डिपेंड करेगा क्या, समझे क्या,
डेंसिटी पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा रे, समझे क्या? क्योंकि स्फीयर के बाहर गए तो सारा स्फीयर तो पॉइंट चार्ज हो गया, तो फिर अंदर डेंसिटी का इससे क्या फर्क पड़ रहा? खेल समझे? बहुत मुश्किल सवाल था क्या? नो सर। आंसर आया इंडिपेंडेंट ऑफ ए। दिमाग में बैठ रहा है? अच्छा, सेकंड पार्ट में थोड़ा चैलेंज है, सेकंड पार्ट थोड़ा मजबूती से करेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, थोड़ा चैलेंज है लेकिन हो जाएगा। लिखा हुआ है फॉर ए इज इक्वल टू 0। अब जरा पीछे जाते हैं, कह रहे ये ग्राफ में अगर ए 0 हो जाए तो ये ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? मतलब बोल रहे ए इज इक्वल टू 0, मैंने बोला ए तक कांस्टेंट डेंसिटी है, उसके बाद डिक्रीजिंग डेंसिटी है, बोल रहा ए 0 कर देते हैं, अब बताओ कैसे दिखेगा? तो बोले अब कांस्टेंट डेंसिटी वाली जगह नहीं है, अब तो ए 0 ही कर दिया, मतलब 0 से 0 तक कांस्टेंट डेंसिटी है, तो फिर तो कहीं आगे गए नहीं ना, तो ये जगह को क्या कर दिया इन्होंने? गायब कर दिया, बोला ए तक कांस्टेंट नहीं है, अब सीधा डेंसिटी कैसा है? लीनियरली डिक्रीजिंग डेंसिटी है। तो हमने ऐसा सोचा कि अगर ए को 0 करेंगे तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, और यहां पे डी दिखेगा, यहां पे आर दिखेगा, बीच में ए नहीं दिख रहा। आप क्यों? क्योंकि ए तो खिसक के 0 हो गया, समझ गए क्या? ए 0 हो गया, ए 0 खिसका दिया, तो डेंसिटी का ग्राफ ऐसा दिख रहा है। ये कांस्टेंट डेंसिटी दिख रही, वेरिएबल, वेरिएबल डेंसिटी में अगर टोटल चार्ज निकालना होता है तो क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया बोल रहा है, रो इंटू 4πr² dr। बहुत बड़ा मुश्किल कहानी है क्या? अच्छा, अगर मुझे डेंसिटी का फंक्शन पता चल जाए, तो उसको 4πr² dr के साथ इंटीग्रेट 0 टू कैपिटल आर कर देंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। कितना है टोटल चार्ज इसमें? जेड ही है, मतलब वो तो पता चल गया हमें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो पूछा है इफ फॉर ए इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ डी, इसमें डी कहां पे दिख रहा है? उसको लिखा भी है ब्रैकेट में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी एज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर में डेंसिटी का इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू डी है, उसका आंसर बताना है। ये जो ग्राफ होते हैं ये लीनियर फंक्शन होते हैं, इनका जनरल इक्वेशन mx प्लस सी होता है, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ग्राफ है या इंक्रीजिंग? तो स्लोप नेगेटिव है, इसका नेगेटिव स्लोप है। तो मैंने यहां पे स्लोप देखा, ये हाइट कितनी है? नहीं, रो तो ये डेंसिटी है, ये हाइट कितनी है? यहां से यहां तक ये वैल्यू डी है, ये 0 है, ये हाइट कितनी हो गई? और ये वैल्यू 0 है, यहां आर है, ये बेस कितना है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, स्लोप आएगा। तो लिखा डेंसिटी इक्वल टू माइनस डी बाई आर इंटू स्मॉल आर प्लस डी। ये हो गया एम एक्स प्लस सी। सी कैसे निकालते हैं? मैंने बोला अगर रेडियस का वैल्यू 0 करेंगे तो डेंसिटी का आंसर क्या आ रहा है? देखो, अगर यहां 0 कर रहे हैं, डेंसिटी का आंसर डी आ रहा है, इसका मतलब है एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट जो है डी, यही चल रहा है। ये फंक्शन हो गया। अब मान लीजिए फंक्शन मुझे पता ही है, सवाल में दे ही दिया जाता, बोलता टोटल चार्ज जेड ई है और डेंसिटी का ये फंक्शन है, तो इस डेंसिटी से टोटल चार्ज कैसे इक्वेट करेंगे? हाउ डू वी कैलकुलेट व्हेन डेंसिटी इज गिवन एंड इट इज वेरिएबल? हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल चार्ज? बिल्कुल सही करें, इक्वल टू, ये वेरिएबल है तो क्या करना चाहिए? आगे बोलो, माइनस डी बाई आर इंटू आर प्लस डी इंटू 4πr² dr। ये क्या चीज हो गया? डेंसिटी इंटू छोटा वॉल्यूम dr। अभी इंटीग्रेशन लिमिट तो जेड के इक्वल हो जाएगा, इक्वेट करते डी का वैल्यू निकल आएगा। ट्राई करें, देखो जेड ई इक्वल टू आर, यहां है r² यहां है, कितना हो गया? r³ dr का इंटीग्रेशन पावर 4/4, यहां पे माइनस डी बाई कैपिटल आर, आर का पावर 4/4, यहां डी है, ये r² dr है, डी तो कांस्टेंट ही होता, r² dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो प्लस डी इंटू, बोल तो नहीं, लिमिट रख दिया मैंने, 0 टू कैपिटल आर लिमिट है, 0 पे 0 ही आना है और कैपिटल आर पे कैपिटल आर आना है, समझ गए क्या? तो फिर लिमिट को मैंने ऐसे पहले ही लगा दिया, 0 टू कैपिटल आर है ना। अगर ऐसे होता ए से बी होता तो फिर बी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4, 2 बार लिखते भी 0 तो 0 ही चलेगा, समझ गए क्या? तो तुरंत ही मार दिया, इसमें भी यही कर दिया लिमिट।
ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो पूरा है इसके बाहर 4 पाई है, दिख रहा है क्या? ये आर क्यूब यहां भी हो गया, तो डी आर क्यूब बाई 4, डी आर क्यूब बाई 3 माइनस हो रहा है, तो मैं जल्दी से लिख देता हूं, डी आर क्यूब बाई 12 हो जाएगा, और यहां इंटू 4 पाई इक्वल टू जेड ई है। डी का वैल्यू हमें चाहिए, बता सकते हो कौन सा आंसर आ रहा है? ये तो यहां भी लिखा है। नंबर पकड़ना सीखिए, आप पावर वावर नहीं मिलाई। आर क्यूब किस में दिया हुआ? आर क्यूब किस में? आर क्यूब तो सभी में दिया हुआ। जेड किस में दिया? जेड ई किस में दिया? वो तो सभी में दिया हुआ है। क्या अंतर है चारों में? नंबर ही अलग है ना, डायमेंशंस तो सेम ही होते हैं फॉर्मूले में, नंबर अलग है। नंबर पकड़ो ना, ये 4 और 12 कैंसिल होगा, कितना बचेगा? पूरे में केवल 3 है पाई के अलावा, बस। कौन सा ऑप्शन में भाई 3 लगा? या तो डी है या बी है, लेकिन पाई और 3 तो अलग अलग है। 3 नीचे, पाई ऊपर, ऊपर जाएगा उधर जाएगा, 3 ऊपर पाई नीचे। नंबर पकड़ो। ये आपसे जल्दी हो जाना चाहिए। लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। ऐसा बोल रहा है, कह रहा ऐसा देखा हमने, न्यूक्लियस में झांका, अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है ऐसे, लीनियरली प्रोपोर्शनल, समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर डेंसिटी के इंटू आर का पावर एन हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का आंसर के ऐसे था। अब थोड़ा रिलेट करना, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पावर दिखेगा वो डेंसिटी से एक हायर दिख रहा है। दिख रहा है क्या? देखो, इसमें पावर एन है, यहां कितना है? अगर मैं बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड पावर 3 पे डिपेंड करता है, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करता होगा? पावर 2 पे। अगर डेंसिटी पावर 3 पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पे डिपेंड करेगा? पावर 4 पे। डेंसिटी अगर पावर 1 पे डिपेंड करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पे डिपेंड करेगा? पावर 2 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड में पावर एक ज्यादा आ रही है और डेंसिटी में एक पावर कम आ रही है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फंक्शन दिया है? पावर 1 का। इसका मतलब है डेंसिटी का फंक्शन कैसा होना चाहिए? पावर 0 होना चाहिए। पावर 0 का मतलब, हाँ, मतलब डेंसिटी कैसी दिखनी चाहिए? बढ़ती हुई कांस्टेंट, घटती हुई कैसे? कांस्टेंट। आपको पावर 1 देख के ये भी याद आ गया होगा कि सर हाँ, यूनिफॉर्म डेंसिटी के स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर होता भी क्या था? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। लग रहा भूल गए? एक यूनिफॉर्म डेंसिटी के स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या था? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। कांस्टेंट डेंसिटी थी, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन था। यानी डेंसिटी का पावर 0 था, रेडियस का पावर 0 इन डेंसिटी, एंड रेडियस का पावर 1 था इलेक्ट्रिक फील्ड के आंसर में। यहां पे रेडियस का पावर 1 चल रहा है, इसका मतलब डेंसिटी रेडियस के इंडिपेंडेंट होगी। तो पहले जो ग्राफ बनाया था वो था थोड़ी देर तक कांस्टेंट, उसके बाद डिक्रीजिंग। ग्राफ में कौन सा पार्ट गायब हो जाएगा? डिक्रीजिंग वाला अब नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब है अगर तुमने अंदर देखा और फील्ड लगातार ऐसी चल रही है, तो डेंसिटी कैसा चलेगा? कांस्टेंट चलेगा। इसका मतलब है ग्राफ में, या ये 4 ऑप्शन से बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है अभी? पहले ग्राफ में लिखा था कि ए तक कांस्टेंट चलता है और ए से आर तक घटता है। अब बोल रहा है कि पूरे में ही कांस्टेंट चलाना है। इसका मतलब क्या हुआ? ए उठ के कहां आ जाएगा? पहले याद है हमने कांस्टेंट वाला पार्ट गायब किया था, तो ए 0 हो गया था। ए 0 करेंगे तो कांस्टेंट वाला पार्ट 0। अब बोल रहा है 13 वाला पार्ट गायब कर दो, तो ए कहां चला जाएगा? ए उठ गया आर पे आ जाएगा, तो सीधा चलेगा आर तक। समझ गए क्या? तो हमको ये पता चल गया, अगर डेंसिटी आर के पावर 1 पे, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल आर पावर 1, तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 0, यानी कि यूनिफॉर्म या कांस्टेंट डेंसिटी होना चाहिए। कांस्टेंट डेंसिटी का मतलब है ग्राफ जो बनाया था वो थ्रू आउट कांस्टेंट चलेगा। कहां तक? लेकिन ग्राफ में कहां तक कांस्टेंट लेने को बोला था? बोल रहा है ए तक ही कांस्टेंट लेना है। अब क्या बोल रहे हैं? आर तक कांस्टेंट लो। इसका मतलब है ए वाला पॉइंट आर पे पहुंच गया, अब डिक्रीजिंग वाली जगह ही नहीं बची। समझ गए क्या? यस सर। बड़ा चालाकी से बना दिया। खैर, लॉजिक क्लियर है तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था।
आज पोटेंशियल भी पढ़ लेंगे, लेकिन 2-3 बातें दिमाग में रखिएगा। बहुत सिंपल है ये वाला पार्ट, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें बोला अगर मान लो हमारे पास 2-3 चार्जेस हो, तो एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पॉइंट चार्ज के लिए है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R कंट्रोल करना, R ही है, स्क्वायर वाला फोर्स का फॉर्मूला था। K Q1 Q2 बाय, चार्ज को साइन के साथ रखना, बिना साइन के, तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे आंसर आ सकते हैं। वेक्टर नहीं है, केवल वैल्यू आएगी। अगर किसी ने बोला 2 चार्ज की तो K Q1 Q2 बाय R है, अगर 3 हो गए तो, 3 हो गए तो क्या K Q1 Q2 बाय K Q1 Q2 Q3 बाय R करेंगे? तो बोले कि आप क्या कर रहे हैं, जितने भी पेयर बने, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा एक पेयर का, अगर 3 चार्ज है कितने पेयर दिख रहे हैं इसमें? 2 पेयर दिख रहे हैं। अभी तुम अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की दुनिया में हो कि 2 लड़के एक लड़की है, पहले उसके साथ वो था, तो तीसरा बेचारा देख रहा था, फिर लड़की ने ब्रेकअप कर लिया, इधर आ गए, तो दो ही तो बने। कितनी लाइंस हैं? तो एक पेयर पे एक लाइन ड्रॉ कर लोगे भाई, समझ रहे? इसमें और कोई बायोलॉजी नहीं लगाना है कि सर ये भी तो होता है, वो कुछ नहीं है। ये अगर 4 चार्ज डाल दे तो 6 बनेंगे। आसान आसान फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये इलेक्ट्रॉन जंप करता था बोर्स मॉडल में, तो कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होते, तो वही फॉर्मूला nc2 बोलते हैं इसको मैथ्स में, nc2 या n इंटू n माइनस 1/2, ये होते हैं नंबर ऑफ पेयर्स, बस रिपीट नहीं होते। तो मैंने क्या लिखा कि अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिखनी है, तो हम लिख देंगे सम ऑफ जितने भी पॉसिबल पेयर वाइज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जैसे Q1 Q2 की एनर्जी यहां पे क्या लिख देते, K Q1 Q2 बाय R, जो R12 लिखा हुआ है, और Q1 और Q2 Q3 की क्या हो जाती है, इनका चार्ज लिखा है, इनका सेपरेशन से डिवाइड कर दिया, इसकी अपना चार्ज हो गया। तो ऐसा में सोचना कि ये चार्ज इसके साथ पेयर बना रहा है, तो फिर ये तो खर्च हो गया, खर्चा कुछ नहीं हो रहा। जितने भी वो दूसरे साथी देखेगा, सबके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि सबके फील्ड में बैठा हुआ है, वो भी फोर्स लगाता, वो भी फोर्स लगाता, वो भी फोर्स लगाता है, तो एक चार्ज के साथ जितने चार्ज के इंटरेक्शन है सभी है ना। एक चार्ज के सामने 3 चार्ज और रख दो, तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा? ये अपना लगाएगा, ये अपना लगाएगा, तो इसके साथ अलग पेयर बन गए, इसके साथ अलग बन गए, इसके साथ अलग बन गए, समझ गए क्या? तो इसकी ऐसे 3 पेयर हो गए, तो इनके भी तो आपस में पेयर बनेंगे, इनके भी तो आपस में पेयर बनेंगे, लेकिन एक पेयर यहां ले लिया तो उल्टा नहीं लेंगे, समझ गए क्या? तो Q1 Q2 का हो गया, तो Q2 का फिर Q1 के साथ दोबारा पेयर थोड़ी लोगे, वो तो एक पेयर का एक ही बार लेना, तो 3 हो गए। तो इस तरह से सारी पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दो, क्या आ गया? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। जितने पेयर बन गए सबकी ऐड कर दी, तो क्या आ गया? टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो सवाल कैसे होंगे, अभी पहले ये कर लो। क्या लिखा? 4 चार्जर आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एल, ये साइड एल है। फाइंड टोटल इंटरेक्शन एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन बोल रहे हैं क्योंकि आपस के इंटरेक्शन से बन रही, बोलो क्या करेंगे? अरे जीरो नहीं ना रे, अच्छा बताओ, एक साइड में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक इस साइड की 2 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q माइनस Q बाय L। मुश्किल है, इसकी क्या होगी? यही होगी। कैसे पता? और इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम, इसमें भी सेम होगा। 4 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? कितने पेयर हो गए? 4, टोटल कितने थे? 6 थे, 2 और आ गए, मतलब जितने पेयर होंगे उतनी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें और कोई लाइन नहीं बना सकते तुम, ज्वाइनिंग 2 चार्जेस यू कैन नॉट ड्रॉ अनदर लाइन इन दिस केस। बना तो कोई भी सकते हो, ज्वाइनिंग 2 लाइंस चार्जेस होना चाहिए। बताओ, अगर ये एक डायगोनल पे देखें तो कैसा कैसा चार्ज है, और इस पे, तो इस पे पॉजिटिव आंसर आएगा, इसका क्या आएगा? देख रहे हैं, बिल्कुल भावनाओं में बहते हुए आंसर दो।
इसका पॉजिटिव आएगा तो इसका क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? अरे तो उसका पॉजिटिव आया था, सभी का पॉजिटिव आता तो पूछते क्यों? तो टोटल एनर्जी लिख रहे हैं, बोलो 4 इंटू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल प्लस 2 इंटू प्लस के क्यू स्क्वायर बाय L by root 2, L root 2. ये कैसे पता चला? तो डिस्टेंस अलग हो गया ना भाई, पहचान गए? 6 पेयर्स दिख रहे हैं, 4 उधर हैं 2 इधर हैं। मुश्किल है? बहुत आसान है, आसानी से सवाल बन सकता है और बहुत ही इजीली आंसर भी किया जा सकता है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड कहानी। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन इसका कर लेंगे, अभी और बाग बढ़ते 3-4 सवाल और करने। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैं यहां लिखा रहा हूं, यही पॉइंट आपको दिखेंगे सवालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया कि पोटेंशियल एनर्जी कोई फिक्स वैल्यू होती नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होती है लेकिन उनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। हम जब चार्जेस इंफिनिटी पे होते हैं तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू को क्या लिख देते हैं, और जब आर डिस्टेंस पे होते हैं तो उसको के Q1 Q2 बाई आर लिख देते हैं। वैसे कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, लेकिन डिफरेंस फिक्स्ड है, डिफरेंस फिक्स्ड है, वैल्यूज फिक्स्ड नहीं है। अब मैं आपको ये स्टेटमेंट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे 99% ऑफ द सवाल जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है उसमें कभी पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे ही नहीं, ना कभी नाम लेंगे, आपको बोलेंगे भी नहीं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बोलेंगे एक स्क्वायर था जिसका साइड एल था, फिर मैंने चारों चार्ज को उठा के 2L के साइड में अरेंज कर दिया तो मैंने कितना वर्क किया। इसमें कहीं नहीं बोला आपको कि आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो और फिर फाइन, क्योंकि चार्जेस पहले भी रुके हुए थे और बाद में उठा के हमने अलग जगह रख दिए, अभी भी चार्जेस रुके हैं, तो क्या बदल गए, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? चार्जेस तो रुके हुए हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैंने एक चार्ज का अरेंजमेंट दिया और फिर मैंने बोला इस अरेंजमेंट को चेंज करके किसी दूसरे अरेंजमेंट में बदलने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उस समय आपको क्या स्टेटमेंट याद रखना है कि वर्क डन बाय हमसे बोल रहा है ना, हमने रख दिए चार्जेस, अपने आप थोड़ी ना चार्जेस जाके एडजस्ट हो गए, हमने खिसकाया उसको, एल से बदल के 2L पे रख दिया, या इंफिनिटी से रख के हमने इंफिनिटी से उठा के यहां रख दिया। तो जो भी हम करेंगे उसमें एक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का अरेंजमेंट होगा और एक जो इनिशियल पिक्चर है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, जो फाइनल, समझ गए क्या? तो अगर आपको ऐसे 2 अरेंजमेंट में चेंज होता दिखे तो एक्सटर्नल वर्क डन का आंसर कैसे निकलेगा? ये बड़ा आसान बात भी है कि हम जो वर्क डन कर रहे हैं उससे क्या बदल जाएगा, सिस्टम की एनर्जी बदल जाएगी, लेकिन कौन सी भाई? काइनेटिक में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, पोटेंशियल ही बदलेगी। काइनेटिक में भी चेंज आ रहा होगा तो काइनेटिक में भी चेंज आ रहा होगा तो पोटेंशियल में बदलेगी। मैंने बोला एक पत्थर को जमीन से उठा के और छत पे ले जाके फिर 10 मीटर पर सेकंड से छत से फेंक दिया तो मैंने कितनी मेहनत की? आपको 2 मेहनत नहीं दिख रही? एक बार पत्थर कहां गया? छत पे, अपने आप जा रहा था छत पे, हम लेके गए छत पे तो क्या बढ़ाया मैंने, और छत पे केवल रख देते तो U2 माइनस U1 हो जाता, लेकिन मैंने फेंक भी दिया तो फेंकने वाली एनर्जी भी तो दी, तो आप लिखेंगे K2 प्लस U2 माइनस K2 प्लस U2 माइनस, तो K2 प्लस U2 माइनस, तो K1 प्लस U1 ही बोलोगे ना, तो K2 प्लस U2 क्यों बोलोगे बाद में? K2 प्लस U2 माइनस K2 प्लस U2, K2 प्लस U2 माइनस K2 प्लस U1, क्यों भाई? ये फाइनल लिखा, बाद में फाइनल माइनस, तो इनिशियली लिखोगे ना, K1 भी इनिशियल लिखोगे, U1 भी इनिशियल लिखोगे, तभी तो सेंस बनेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्लोली से क्या पता चला? काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसमें, तो ज्यादातर सवाल यही पूछे जाएंगे, काइनेटिक कोई नहीं फंसाता। कहीं लिखा रहेगा क्या पोटेंशियल एनर्जी निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन आ जाएगा? कुछ नहीं लिखा रहता,
सवाल वर्क डन का पूछेगा, हमको खुद सोचना है कि अरेंजमेंट चेंज हो गया। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन देख रहे थे उसमें स्क्वायर था, मैंने बोला स्क्वायर का एक चार्ज उठा के इंफिनिटी में फेंक आए, एक चार्ज नोच के इंफिनिटी में फेंक दिया, तो बताओ मैंने कितना मेहनत किया, इंफिनिटी में जाके रख दिया, मेरी मेहनत बताओ। तो आप बोलोगे पहले 4 थे, 6 पेयर बन रहे थे, देख रहे थे, बस 3 बचेंगे तो कितने पेयर बचेंगे, 3 बचेंगे। तो पहले 6 पेयर थे तो 6 पोटेंशियल एनर्जी निकाली, बाद में 3 बचे तो 3 एनर्जी निकाली, बाद में एक फाइनल हो गई, एक इनिशियल थी। तो तुमने क्या मेहनत की, फाइनल माइनस इनिशियल। ये रियलाइज करना पड़ेगा आपको, ये समझ लो आप। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है। हम जब कभी भी कोई सिस्टम में, जैसे ग्राउंड पे पत्थर पड़ा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है, मैंने उस पत्थर को उठा के फर्स्ट फ्लोर पे रख दिया, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल हो गई। तो मैंने कितना वर्क किया, उसको 50 जूल से उठा के 500 जूल एनर्जी पे मैंने पहुंचा दिया, तो मैंने कितना एनर्जी दिया उसको भाई। तो लॉजिक बनाओ ना, यही तो हम कर रहे हैं। लेकिन उसको 100 जूल का काइनेटिक एनर्जी भी दें तो तुम कहोगे यार वो भी दिया तो वो भी ऐड कर देंगे, समझे क्या। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसमें ज्यादा ऐसे ही सोचना कैसे आ गया सर ये, तो कैसे, अब हमें तो पता नहीं रहता, बहुत सिंपल है। हाँ, बहुत देर तक तो लोग रियलाइज ही नहीं कर पाए कि ये किसी और का वर्क है। बोल रहे सेम वर्क डन है, फिर U1 माइनस U2, ये क्या बकवास है, पहले U2 माइनस, कंफ्यूज कर रहे हो। इतना मुश्किल से तो U2 माइनस U1 याद किया था, अब अगले फॉर्मूले U1 माइनस U2 हमको कैसे पता चलेगा क्या करना है, तो आंसर उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखो क्या है। अच्छा बताओ पहले हमें क्यों मेहनत करनी पड़ रही थी। जैसे 2 चार्ज हैं, ये 2 चार्ज r डिस्टेंस पे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने इनका डिस्टेंस r से बदल के 2r कर दिया, मैंने पूछा मुझे मेहनत करनी पड़ी कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल करनी पड़ी, एक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें से इनिशियल वाली माइनस कर देना, तुम्हारी मेहनत आ जाएगी। तो मुझे क्यों करनी पड़ रही है मेहनत, तो आप बोलोगे ना ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो मेहनत कर रहा है, तो हमारी मेहनत किसके अगेंस्ट हो रही है। जैसे एक पत्थर ग्राउंड पे रखा तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे ले गया, तो मुझे क्यों करनी पड़ रही मेहनत, अबे तो कोई और फोर्स होगा ना जो खींच रहा होगा, उसके अगेंस्ट भी तो करनी पड़ेगी, वही अगेंस्ट वाली करनी पड़ रही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की मेहनत हमारे फोर्स की मेहनत का बिल्कुल अपोजिट आंसर है, लेकिन ये आंसर हमेशा के लिए ठीक है, और ये आंसर बदल भी सकता है, लग रहा है बदल भी, ये आंसर बदल सकता है, ये काइनेटिक एनर्जी दे दिया तो बदल, ये आंसर चेंज, ये केवल फील्ड का वर्क डन केवल किसके किसके आंसर से ही बनेगा। यही डेफिनेशन था पोटेंशियल एनर्जी का भी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय, ये यही डेफिनेशन था, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी वाली बात नहीं थी। कंजर्वेशन लिख दिया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, सिंपल रखो। तुम्हारा वर्क डन पूछा जाए तो U2 माइनस U1 पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का या चार्जेस का वर्क डन या इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, ऐसे समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन बोले, चार्जेस का वर्क डन बोले, कि ये चार्ज, ये जो 3 चार्ज है, चौथे चार्ज पे कितना वर्क करेंगे। देखो मैंने बोला एक स्क्वायर के 4 चार्जेस थे, एक चार्ज को मैं पकड़ के ऐसे खींच के इंफिनिटी पे रखाया, तो बाकी 3 चार्जेस ने कितना वर्क किया, U1 माइनस U2। चार्ज कौन सा फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हो ना, वो तो उसका इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, तो हमने कितना वर्क किया, हमने U2 माइनस U1। ठीक है, एक याद रहेगा तो दूसरा याद रहेगा, तो एक पहला वाला याद रखो, दूसरा वाला उसका नेगेटिव है। ये सवाल आपका होमवर्क है, कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज में से कितने पेयर बनाओगे,
तीनों को ऐड करोगे, बोल रहा टोटल एनर्जी 0 है, फिर क्या कर दोगे? 0 कर दोगे तो Q1 Q2 में एक रिलेशन आ जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल q में एक रिलेशन आ जाएगा। कर लोगे? 3 नंबर लिख के 0 कर लोगे ना, हो जाएगा। फिर कितने चार्ज हैं? स्क्वायर, ये जो क्यूब है इसके हर कॉर्नर पे चार्ज है, साइड ए है। कितने पेयर बनेंगे? अभी फॉर्मूला भी बताया था, अगर n चार्ज होंगे तो फॉर्मूला है, तो क्या आंसर आएगा? 14 28। 48 कहां से बोल रहे हो? 28 28 बिल्कुल सही। टोटल पेयर बनेगा 28। ये जो एक ए डिस्टेंस वाले दो चार्ज हैं, इस एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते क्या? कितना? -kq² ए। इस वाले का क्या होगा? और ये सारे के सारे जो साइड्स बने हुए हैं, जिसमें एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, तो सबका एक जैसा ही लग रहा है। तो ये कितने डंडे हैं जो इसमें दिख रहे हैं? 4 बेस में है, 12 4 ऊपर है और 4 वर्टिकल हैं। ऐसे गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 12 हो गए? 12 हो गए जी। टोटल कितने पेयर हैं? 28। उसमें से 12 तो यही वाले हैं, तो रिमेनिंग वाले कहां हैं? बोल रहे डायगोनल भी तो होता है, तो एक फेस पे कितने डायगोनल बन सकते हैं? कितने फेस हैं? 6 फेस हैं और हर फेस के 2 डायगोनल हो गया। अगर एक डायगोनल बोले तो चार्ज कैसा दिख रहा है? हाँ, मतलब ये जो चार्ज है एक जैसा दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है? इस डायगोनल में भी चार्ज एक जैसा दिख रहा है, करेक्ट है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे इनिशियल वाली 12 इंटू -kq²/a। ये समझ में आया? ये तो हुआ साइड वाला, एडजेसेंट वाले। और फिर 12 इंटू kq²/√2a बोल दिया। ये कौन से वाले हैं? ये ऐसे फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल। और बॉडी डायगोनल्स भी हैं, बॉडी डायगोनल हवा में ऐसे बीच में उड़ते हुए आ रहे होंगे। तो 12 और 12 हो गए 24, टोटल कितने थे? तो बाकी 4, उसका क्या डिस्टेंस होता है? तो 4 इंटू के, ये भी माइनस ही लग रहा है, आप एक बार चेक करो। बॉडी डायगोनल वाले कॉर्नर्स पे भी अपोजिट चार्ज लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है? या देखो, कोई एक भी देखोगे तो आ जाएगा। सवाल पढ़ लो अब क्या पूछा है। हमने तो पोटेंशियल एनर्जी निकाली, लेकिन सवाल में तो पोटेंशियल एनर्जी पूछी नहीं है, तो बेकार हो गया हमारा तो सोल्यूशन। बेकार। वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है जी, आप समझ रहे हो ना? वर्क डन लिखा रहेगा हर सवाल में। मुझे हर सवाल में यही डिसाइड करते रहना है कि क्या हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल पा रहे हैं। सवाल लिखा फाइंड वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब ये चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले जाना है, वहां पे भगाना भी है क्या उनको? बस ले जाके रख देना है। यहां पे भी तो रखे हैं, वहां पे भी रखे रहेंगे। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे तो ये जो हर जगह ए लिखा है, हर ए का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी? 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। वर्क डन एक्सटर्नल पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा रहता, कुछ नहीं लिखा तो एक्सटर्नल। वैसे भी अपने आप कौन से इन्फिनिटी जा रहे हैं लोग, हमको लगाना पड़ेगा मेहनत, ठीक है? तो कितना आ गया? फाइनल माइनस, तो जो आए उसको ही नेगेटिव कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए इन्फिनिटी तक ले जाते हैं चार्ज को, तो एक बार में ही आंसर कैलकुलेट होता है। हाँ तो ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, ये वाला हो गया। अब एक आध सवाल और बन सकते हैं, वो करना बाद में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जल्दी से समझ लेते हैं, ये बहुत सिंपल है।
फील्ड जैसे आपने समझा था वैसे ही इसको भी दिमाग में बनाना है पिक्चर इसका, जैसे फील्ड का बनाया था, फील्ड का ही नहीं बनाया था तो फिर क्या प्रॉब्लम। फील्ड हमने कैसे डिफाइन किया था, एक चार्ज रख दिया और एक ऐसा स्पेस उसके चारों तरफ इमेजिन किया जिसमें वो चार्ज तब फोर्स लगाएगा जैसे उसके अंदर कोई घुसा तो, यानी एक चार्ज के चारों तरफ फील्ड पहले से ही है और उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आया तो पहले वाला चार्ज जो फील्ड बना रहा था उसने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, दूसरा चार्ज नहीं घुसा तो फोर्स नहीं लगाया तो फील्ड है कि नहीं है, समझ गए। तो जैसे एक चार्ज अपने चारों तरफ एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा है जिससे दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा पाए, वैसे ही अब हमने देखा कि एक चार्ज के सामने दूसरा चार्ज आता है तो एक पेयर बन जाता और एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। क्या फॉर्मूला 2 पॉइंट चार्ज का क्या बनाया था, के Q1 Q2 बाई आर, मतलब एक चार्ज की दूसरे चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी है के Q1 Q2 बाई आर, एक सिंपल आंसर। तो हमने ऐसे सोचा कि एक चार्ज यहां रखा तो उसने चारों तरफ जहां फील्ड बना रखी है तो फील्ड में फोर्स लगा सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने एक टेस्ट चार्ज इसके सामने यहां रखा, टेस्ट चार्ज का वैल्यू मान लो +2 कूलम है, तो मैंने देखा ये तो दो चार्ज हो गए और दो चार्ज का एक पेयर हो गया और एक पेयर की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मैंने देखा तो इन दोनों की आपस की पोटेंशियल एनर्जी आई 100 जूल। तो मैंने क्या किया, इस 100 जूल को इस टेस्ट चार्ज के वैल्यू से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 50 जूल पर कूलम। अब इस 2 कूलम को फेंक दिया और यहां पे एक बोर्ड लगा दिया और बोर्ड में लिख दिया 50 जूल पर कूलम। ये चार्ज यहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी बना रहा है, अब कुछ नहीं बना रहा है क्योंकि दूसरा चार्ज फेंक दिया, समझ गए क्या। अब जो बना रहा है उसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं कह रहे हैं, क्या पोटेंशियल एनर्जी बनाने की टेंडेंसी कह रहे हैं। 50 जूल पर कूलम क्या बता रहा है, इसमें आके बैठोगे तो पर कूलम पे कितनी एनर्जी बना देंगे। अगर यहां 3 कूलम चार्ज रख दे तो 150 जूल एनर्जी बन जाएगी, 4 कूलम रख दे तो 200 बन जाएगी। तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि फील्ड एक तरह की टेंडेंसी क्रिएट करता था, वो टेंडेंसी बताती थी फील्ड स्ट्रांग है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, फील्ड वीक है तो, और फील्ड है तो फोर्स लगेगा। ऐसे ही एक चार्ज के चारों तरफ एक दूसरी प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी जिसको बोला पोटेंशियल। चार्ज रखा है चारों तरफ, क्या क्रिएट हो गया, उस पोटेंशियल पे कोई चार्ज आके बैठ जाएगा तो ये चार्ज उस चार्ज के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी बना देगा। ठीक है ना, हल्का हल्का आइडिया लग रहा होगा आपको कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी बनाने की टेंडेंसी क्रिएट कर रहा वो पोटेंशियल हो गए। तो फील्ड जैसे ही कॉन्सेप्ट हो गया, पोटेंशियल आ गया, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से बन रही है। तो एक चार्ज यहां पे मान लो 50 जूल पर कूलम पोटेंशियल क्रिएट कर चुका है, तो जब तक ये चार्ज रहेगा यहां पे 50 जूल पर कूलम रहेगा। इस जगह कोई चार्ज नहीं आया तो पोटेंशियल रहेगा, अगर कोई चार्ज आके बैठ गया तो पोटेंशियल के साथ उस चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा, पोटेंशियल फिर भी 50 रहेगा। ये तो बिल्कुल सेम फील्ड जैसा ही केस हो गया। तो हमने बोला कि टेंडेंसी ऑफ अ चार्ज टू मेक पोटेंशियल एनर्जी with other charges is its potential। ये तो अपना देसी टाइप डेफिनेशन लिख दिया, ऐसा स्कूल में नहीं लिखना है, तो हमने लिख दिया। स्कूल में तो वही लिखना होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां लाओ तो, समझ गए हैं, किसी चार्ज को लाओ तो पोटेंशियल एनर्जी, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाओ तो वो सेम पोटेंशियल क्यों बोलने लगते हैं उसको, क्योंकि अगर ये +1 होता तो +1 से डिवाइड करते तो जो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर है वही, उसी को हम पोटेंशियल, यही तो होता था पहले भी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड है, और किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है, किसी भी चार्ज पे फोर्स लगेगा वो फोर्स है, और यूनिट चार्ज पे फोर्स लगेगा तो फील्ड है। ऐसे किसी भी चार्ज के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, और सामने वाले चार्ज का वैल्यू अगर +1 है तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ही पोटेंशियल का वैल्यू बन जाएगा। इससे कोई डेफिनेशन नहीं, लेकिन ऐसे बना देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी ऐसी थी क्या,
कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे लाएंगे तो जिस चार्ज के फील्ड में लाएंगे उसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो हमको ये आइडिया लग गया कि अगर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल वी है पोटेंशियल, तो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी विद टेस्ट चार्ज, ठीक, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये समझ में आ गया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी भी छोड़ो, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी विद यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी सवाल में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाएगा तो हम जिस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाएगा वहां पे कौन सा चार्ज रख सकते हैं, +1 रख देंगे और हम वही कैलकुलेट कर देंगे जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, और पोटेंशियल एनर्जी के आंसर को ही, ठीक है। मतलब उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है लेकिन काफी कुछ ऐसा ही है, काफी कुछ ऐसा ही चलेगा जो है, लेकिन हमारे पास अच्छे मजेदार मेथड अभी और हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारा लिखा हुआ है कि पोटेंशियल अगर हमें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज का सेम आता है क्या? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था? रॉड का 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, याद आ गया है ना? और अगर मैं रिंग का बोलूं तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, याद आ गया, के क्यू एक्स बाय। तो हर चार्ज के और मल्टीपल चार्ज के सिस्टम का सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर अलग आता था। उसी तरीके से पोटेंशियल भी एक चार्ज का अगर पूछोगे तो अलग आंसर आएगा, 2, 3, 5 रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, सबका आंसर अलग आएगा क्योंकि सब अलग तरीके से पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। तो जितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया ऑलमोस्ट उसका 50% पोटेंशियल में भी करना है। आसान क्या बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज होगा पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए बहुत बार। कुछ हमको डायरेक्टली बताओगे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कैलकुलेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमको पता है तो उससे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी अभी लिख देंगे। तो आप घर बैठे खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, फॉर्मूले में डाला पोटेंशियल आ गया, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, फॉर्मूले में डाला पोटेंशियल आ गया। इतना ही सिंपल चलेगा, लेकिन मामला कुछ कुछ एग्जांपल्स है जो याद रखने, बाकी सब इजी है। देखो मैंने क्या बोला कि अगर पॉइंट चार्ज Q है और इससे R डिस्टेंस पे यहां पॉइंट P है, एक ही पॉइंट चार्ज है, और मैंने बोला पोटेंशियल एट पॉइंट P बताओ, तो आप कहेंगे कि P पॉइंट पर कितना चार्ज रख दो। अब कितने चार्ज हो गए सामने? 2 चार्ज की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है कि नहीं? वो पोटेंशियल एनर्जी को ही पोटेंशियल हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि दूसरा चार्ज +1 है तो पोटेंशियल दूसरे पहले वाले का आ जाएगा, समझ गया? 2 चार्ज में से अगर सामने +1 है तो पोटेंशियल किसका आ रहा है? जो दूसरा अदर चार्ज है, +1 का नहीं आता, +1 तो टेस्ट चार्ज है, पोटेंशियल इसका। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो आंसर क्या हो गया? ये पोटेंशियल कौन बना रहा है? कौन सा चार्ज? क्यू चार्ज बना रहा है। अपने से कितने डिस्टेंस पे बना रहा है? तो यही फॉर्मूला तो ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बोला था, बस ये आर की जगह R² था, बहुत मुश्किल है क्या? फील्ड में KQ/R², फील्ड कौन बना रहा है? क्यू बना रहा है। कहां बना रहा है? R डिस्टेंस पे KQ/R² बना रहा है। पोटेंशियल कौन बना रहा है? वही क्यू बना रहा है। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। आंसर अलग है, इसका डायमेंशन अलग है, सब कहानी अलग है, पोटेंशियल बना रहा है, ठीक है। पोटेंशियल से वही फायदा, बिल्कुल वैसे ही कुछ कुछ फायदा होगा जैसा पोटेंशियल एनर्जी से हुआ, मैं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से हुआ। मान लो दुनिया में या इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है और यहां एक टेस्ट चार्ज Q1 रख दिया, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? Q1 × E। ये लग रहा भूल गए? अगर कोई चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दे तो फोर्स कितना लगेगा? Q × E। ऐसे ही यहां रूम में जो चार्ज रखे हैं उसकी वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल बन रहा है V,
और यहां पे Q1 चार्ज रख दिया जहां पे दूसरे चार्ज का पोटेंशियल ऑलरेडी था V। कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई? Q1 इंटू V। Q1 V। मुझे नहीं लग रहा है। यस सर। फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो टेस्ट चार्ज को तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज विद अदर चार्जेस। ठीक है ना? बहुत सिंपल मामला है। एक दो पॉइंट है जो दिमाग में रखने पड़ेंगे, जो मतलब जो समझ में आने चाहिए, तब आप नॉर्मल बच्चों से थोड़ा आगे बढ़ोगे। अभी तो मामला इजी है ये। इसका अगर मैं कहूं बच्चों ग्राफ बना दो डिस्टेंस आर के साथ, ये लो, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज घट जाएगा ना। मतलब वोल्टेज मैं बोल देता हूं बीच बीच में, लेकिन पोटेंशियली बोलना है। वोल्टेज बोलेंगे जब हम लोग सर्किट में जाएंगे, है ना। हमारे यहां बोलते वोल्टेज ही बोलते हैं। वोल्टेज और पोटेंशियल में बेसिक डिफरेंस ये है कि यूनिट वोल्ट है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है। और जब एसी सर्किट में घुसते हैं तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल का डिफरेंस गायब हो जाता है। तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल दिखना बंद। जो बैटरी होती है हमारे इन्वर्टर में, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक हायर एंड, लेकिन ये जो एसी सर्किट होते हैं इनमें नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस के शब्द को बदल के वोल्टेज बोलने लगते हैं कि भाई इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया की जगह कितना वोल्टेज अप्लाई किया। तो ऐसा थोड़ा बदल दिया। वोल्टेज का टर्म भी किसके लिए यूज कर रहे? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। और ये जो आप यही वाले पोटेंशियल को ही आप पढ़ोगे जो आप बैटरी में देखते हो, यही वाला है टर्म। यही बदल बदल के अपना फेस बदल के आएगा और यही टर्म आपको दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं ना हायर पोटेंशियल है ये टर्मिनल। तो ये हायर पोटेंशियल कैसे बनेगा हम देखेंगे। और फिर ये लोअर पोटेंशियल है तो कहां से इसके पास लोअर पोटेंशियल टेंडेंसी आई और क्यों चार्ज फ्लो करेगा, ये सब सीखेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला किस ऑब्जेक्ट के लिए आया? जैसे हर ऑब्जेक्ट का फील्ड का आंसर अलग होता है तो पोटेंशियल का आंसर भी अलग होगा। तो यानी कुछ रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो टर्म है वो लिखा है कि फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी का तो पोटेंशियल के साथ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर मैंने बोला दो चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी पता है, लेकिन मुझे Q1 का पोटेंशियल चाहिए, तो तुम कहोगे Q2 की जगह 1 रख दो। समझे क्या? दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पता है, मैंने कहा नहीं Q1 का पोटेंशियल बताओ, तो तुम क्या करोगे? Q2 हटा के 1 कर दो, Q1 का पोटेंशियल आ गया। तुम कहोगे Q2 का पोटेंशियल बताओ Q1 पे कितना, तो Q1 को 1 कर दो, Q2 का पोटेंशियल आ गया। ठीक है? फील्ड का रिलेशन। क्या ये रिलेशन सुना कि फोर्स को, कंजर्वेटिव फोर्स को अगर वर्क डन निकाल के नेगेटिव लिख दें तो चेंज इन, ये सुना है? यही चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तो हमने किया हुआ है। इसको चार्ज से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ये टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज को क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज इज पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्जेस चेंज इन पोटेंशियल, U2 माइनस U1 बाई Q, U2 बाई Q माइनस U1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फोर्स अपॉन टेस्ट चार्जेस। ये dr क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको अभी डिफाइन करेंगे। लिखने के कई तरीके हैं। डेल्टा V माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dl लिख दिया, चैलेंज की बात नहीं। dr को, डिस्प्लेसमेंट को dl बोल दिया। कभी एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए dx लिख दिया, कोई चिंता की बात नहीं। तो dy लिख दिया तो y एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, dz होगा। ऐसे डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा समझना आप, ये जो रिलेशन में क्या क्या चीजें छुपी हैं समझना ध्यान से। इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, ऐसे मतलब जैसे इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में। मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हवा में दो पॉइंट इमेजिन करे, ए और बी, ए एंड बी। फिर से सुन लो। मान लो ये वाली दीवार को मैं पॉजिटिवली चार्ज कर दूं, इस दीवार को मैं नेगेटिवली चार्ज कर दूं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ
इस रूम में फील्ड चलने लगेगी, तो इधर ऐसे फील्ड है, तो फील्ड को हम फील्ड लाइन से इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे समझ लो कि बहुत सारी लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हैं। अब इसी जगह पर मैंने हवा में 2 पॉइंट इमेजिन करे, ये पॉइंट का नाम ए है, ये पॉइंट का नाम बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। अगर मैं ए से चलते चलते बी पर पहुंचूं, तो ए पर भी कोई पोटेंशियल होगा, उसको हम बोलेंगे वीए, और बी पर भी कोई पोटेंशियल होगा, उसको बोलेंगे वीबी। तो मुझे यह जज करना है कि ए से बी चलते हुए जाएंगे तो पोटेंशियल ए पर ज्यादा मिलेगा वैल्यू में, या बी पर ज्यादा मिलेगा। उसको समझने के लिए देखो, अगर हम सामने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सामने है, तो मेरा फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? तो यहां डॉट प्रोडक्ट है ई डी आर कॉस थीटा, तो ई आई कैप है, डी आर भी पॉजिटिव है और कॉस थीटा भी 1 है, तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा। पर उसके आगे क्या लगा है? तो पॉजिटिव नंबर के आगे माइनस लगा है, मतलब टोटल आंसर कैसा आएगा? और ये आता है 2 - 1। तो हमने लिखा, मतलब अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो फाइनल पॉइंट कौन सा है? तो फाइनल माइनस इनिशियल आया नेगेटिव आंसर। नेगेटिव क्यों आया समझ गए? क्योंकि फील्ड भी ए से बी चल रही है और हम भी ए से बी जा रहे हैं। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है वीबी का वैल्यू ए से छोटा आएगा। सोच के देखो, अगर बड़े में से छोटा माइनस करते तो पॉजिटिव नंबर आता, हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इन दोनों में से पॉजिटिव वैल्यू छोटी होगी, नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी, तभी तो नेगेटिव आ रहा है। तो इससे हमको एक कंक्लूजन मिला, क्या मिला? कि पोटेंशियल डिक्रीजेस फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट along इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे जो कंक्लूजन हम बना रहे हैं, ये सब अच्छे और इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप बार बार पढ़ेंगे, ये आपके दिमाग में बैठेंगे, लेकिन लॉजिकली भी क्लियर होना चाहिए। दूसरा बोल रहा हूं, अब सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पोटेंशियल इंक्रीजेस, हाँ, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे राइट में बनी हुई है लाइंस, और मैंने एक पॉइंट लिखा ए और बी, तो आप बोल रहे भाई ए से बी जा रहे फील्ड के अलोंग, तो पोटेंशियल घटता है। तो ऐसा सोचोगे तो आपको बी का वैल्यू कम और ए का वैल्यू ज्यादा अपीयर होगा। लेकिन कोई कहे नहीं, हम बी से ए जा रहे हैं, तो अब बी से ए जा रहे हो तो तुम फील्ड के अपोजिट जा रहे हो कि फील्ड के डायरेक्शन में? अपोजिट जा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो बी से ए गए तो ए का वोल्टेज बी से बढ़ जाएगा। तो वो तो पहले भी लिखा था, ए का वैल्यू बी से बड़ा है, तो अगर ए से बी गए तो कम हो जा रहा है, तो बी वैसे ही कम दिख रहा है, और बी से ए गए तो अपोजिट है तो बढ़ गया। तो अगर कोई कहता है कि ऐसे फील्ड लाइन बनी है और हम इधर जा रहे हैं, तो मेरे चलने पर, आगे आगे चलने पर पोटेंशियल का वैल्यू मुझे इंक्रीज होता हुआ या दिखेगा या डिक्रीज? मान लो जिस पॉइंट पे मैं था उस पॉइंट का वैल्यू 10 वोल्ट है, तो अब जब दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट पे हम पहुंचेंगे तो यहां पे जो नंबर है वो 8 6 4 ऐसे दिखने चाहिए कि 12 14 16। 12 14 खेल समझ में आ रहा है? अपोजिट गए, फील्ड के अपोजिट, तो नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा मतलब वैल्यू बढ़ेगी, और अगर फील्ड के डायरेक्शन में गए तो वैल्यू डिक्रीज। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 2 बार, या तो फील्ड परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए या फिर फील्ड ही 0 हो जाए। और लिख देते हैं, अगर कहीं फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल 0 नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इसका मतलब है इन दोनों केस में पोटेंशियल रिमेन्स। अब मैं एक चीज और पूछता हूं, मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हम ऐसे चलते हुए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ए पर पोटेंशियल का वैल्यू 10 वोल्ट है, तो बी पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 वोल्ट होगा क्या? कैसे पता?
कांस्टेंट बोलना है। पोटेंशियल का वैल्यू फील्ड से जीरो नहीं होता। तो आपको अब से ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि इसका मतलब है पोटेंशियल, फील्ड से पोटेंशियल चेंज होता है। फील्ड से पोटेंशियल बनता नहीं, फील्ड से पोटेंशियल, तो जहां फील्ड है वहां पोटेंशियल बदलेगा, और जहां फील्ड नहीं, पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन चेंज। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी से बना है। जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, हम इंफिनिटी पे क्या मानते हैं, तो ऐसे ही इंफिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू भी जीरो मान सकते हैं कुछ केसेस में, लेकिन पोटेंशियल का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। जैसे यहां पे 10 लिखा है, अगर 10 की जगह यहां 11 भी लिखा होता तो तुम कहते ऊपर जाने पर 11 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हैं? वैल्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं, वैल्यू चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे गए, फील्ड के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल का नंबर डिक्रीज, फील्ड के अपोजिट आए तो इंक्रीज, फील्ड के परपेंडिकुलर गए तो, और फील्ड जीरो तो कांस्टेंट। कांस्टेंट पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जीरो। जैसे एक कंडक्टर के अंदर टहल रहे हैं, कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, तो टहल रहे हैं, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट बोलना है, पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं बोलना। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज डाला, उसके सेंटर से सरफेस तक खिसकते हुए जा रहे हैं, आपको पोटेंशियल नहीं बदलेगा। मैंने बोला सेंटर अगर 5 वोल्ट का है तो अंदर का हर पॉइंट 5 वोल्ट बोल देना है, लेकिन बाहर चले गए तो फिर तो फील्ड। समझ गए ना? सरफेस का पोटेंशियल भी इसलिए कंडक्टर में कांस्टेंट होता है क्योंकि मैंने सिखाया था सरफेस पे फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस पे चलोगे पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो कंडक्टर की किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो बोलना है। ठीक है ना? ये 2-3 बातें हो गई। अब इनको आपस में रिलेट करने के कुछ सवाल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपस में। नेक्स्ट क्लास लगेगा भी पोटेंशियल क्लियर होने में। ठीक है, बट आप एनसीईआरटी से ये वाला पार्ट पढ़ना। Thank you, sir.